नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज पीएफआई का टेरर कितना खतरनाक है, पुतिन के भाषण से रूस में भगदड़ क्यों मची, पाकिस्तान को मच्छरों से कौन बचाएगा और कश्मीर पर तुर्की को किसने झुका दिया। इस बीच पुतिन के भाषण के बाद यूक्रेन और अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा झटका खुद रूस के लोगों को ही लगा। पूरे रूस में हंगामा मच गया। ऐसा विरोध हुआ जैसा पुतिन तो क्या रूस में किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसा लगा जैसे यूक्रेन पर बम बरसाने चले पुतिन ने अपने ही लोगों पर कोई बम गिरा दिया हो, जिसके कारण हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग गुस्सा निकालने के लिए सड़कों पर आ गए। हर तरफ आंदोलन होते हुए दिखने लगे। सड़कों पर ऐसी भीड़ जुटी कि गाड़ियों के लिए जगह नहीं बची। कुछ सड़कों पर तो पुलिस वालों ने कब्जा कर लिया। भिड़ना तो रूस को यूक्रेन से था, लेकिन पुतिन की पुलिस को अपने ही लोगों से निपटना भारी पड़ने लगा। पुलिस वाले लोगों को घसीटते हुए ले जाने लगे। रूस के कई शहरों में विरोध की ऐसी आग लगी कि संभालना मुश्किल पड़ गया। डराने की कोशिश तो पुतिन बाइडेन को कर रहे थे, लेकिन रूस के ही लोग गुस्से से लाल हो गए। हजारों लोग घरों से निकलकर सड़कों पर उतर आए। जो घरों में कैद रह गए वो जल रहे शहरों को देखकर सहम उठे। हालात काबू में करने के लिए पुलिस की भारी तैनाती करनी पड़ी। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन पुलिस की कैद में पहुंचने का लोगों के चेहरों पर कोई मलाल तक नहीं दिखा। बल्कि ऐसा लगने लगा जैसे रूस में कोई क्रांति छिड़ गई हो। ऐसी क्रांति जिसमें लोग अपने ही देश के राष्ट्रपति से जंग की जिद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। हर कोई पुतिन के भाषण की वजह से गुस्से में दिखा, क्योंकि लोगों की टेंशन इस बार सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि उन्हें अब खुद की चिंता सताने लगी। फिक्र इस बात की ही नहीं है कि यूक्रेन का क्या होगा, बल्कि सवाल यह उठ रहा है कि रूस के लोगों का क्या होगा। 7 महीने पहले शुरू हुई जंग से यूक्रेन की तबाही में रूस के लोगों की दिलचस्पी कम है। रूस के लोगों को अब अपनी बदहाली परेशान कर रही है। जब यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल हुई थी, उस वक्त भी कई संगठन सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने पुतिन के फैसले का सड़कों पर उतरकर विरोध किया था, लेकिन अब तस्वीरें उससे काफी अलग हैं। खबर है कि जंग की वजह से बेहाल रूस भी हो रहा है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां बोरिया बिस्तर बांधकर रूस से निकल चुकी हैं। आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से बैंकों का हाल बेहाल हो चुका है। लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, काम धंधे चौपट हो रहे हैं। ऊपर से जंग का फैसला करने वाले राष्ट्रपति पुतिन पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जब पुतिन ने भाषण में ऐलान कर दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं, तो रूस में ही आग लग गई। लोगों के सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि रूस के लोग भी समझने लगे हैं कि जंग से उनका भला नहीं होगा, बल्कि जंग से केवल बर्बादी ही होगी। ऐसा नहीं है कि पुतिन इस बात को नहीं समझते। रूस की अर्थव्यवस्था की बदहाली के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान कहता है कि मौजूदा कारोबारी साल में रूस की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार माइनस में रहेगी, मतलब जीडीपी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, वो भी करीब 11% तक। हालांकि रूस की सरकार का अनुमान वर्ल्ड बैंक के अनुमान से कुछ बेहतर है, लेकिन अगर जंग न छिड़ी होती तो रूस काफी बेहतर हालत में था। अनुमान यह था कि इस साल रूस की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार 5% रहेगी। यह रूस की सरकार का अनुमान था। मतलब अगर जंग न शुरू होती तो जीडीपी विकास दर 5% रहती, लेकिन जंग की वजह से जीडीपी गिरने वाली है, वो भी 11%। रूस के हर महीने आने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि उसके चालू खाते को 3 गुना चपत लग चुकी है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को चालू खाता कहा जाता है। बेरोजगारी के आंकड़े तो रूस की सरकार जारी ही नहीं कर रही, लेकिन माना जा रहा है कि रूस में जंग के बाद से बेरोजगार होने वाले युवाओं की गिनती लाखों में हो सकती है। ऊपर से दावा यह किया जा रहा है कि रूस में महंगाई के आंकड़ों के साथ वहां की सरकारी एजेंसियां हेराफेरी कर रही हैं। मतलब यह कि महंगाई वहां अभी से बेकाबू हो चुकी है, लेकिन सरकार सही तस्वीर दुनिया के सामने आने नहीं दे रही। लेकिन पुतिन जानते हैं कि बदहाली की तस्वीर को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत मदद जो रूस की अर्थव्यवस्था को मिल रही है, वो महंगे कच्चे तेल की वजह से मिल रही है, लेकिन वो भी स्थायी नहीं है। जिस दिन अमेरिका ओपेक प्लस देशों को तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए मना लेगा, उसी दिन से पुतिन का वो खेल भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए रूस के लोगों में बेचैनी और डर का माहौल है। पुतिन ने बस ऐलान किया ही था कि वहां भगदड़ मच गई। लोग रूस छोड़ने के लिए तैयार हो गए। किसी भी तरह से वो रूस की सरहद के पार निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगे। थोड़ी देर में आसपास के देशों तक पहुंचने वाली उड़ानों में सीटें भरने लगी। बची हुई सीटों के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन लोगों को कीमत की नहीं, जान बचाने की पड़ी थी। किसी भी तरह से लोग रूस से निकलने की जद्दोजहद में लग गए। थोड़ी ही देर बाद पुतिन ने एयरलाइन कंपनियों को सख्त आदेश जारी कर दिया। साफ कहा गया कि 18 से 65 साल के बीच के लोगों को टिकट न दी जाए। मतलब यह कि लोगों के रूस से निकलने पर भी रोक लगा दी गई। या इसे यूं भी कह सकते हैं कि पुतिन अपने देश के लोगों को जबरदस्ती जंग में लड़ने के लिए भेजेंगे। हालांकि पुतिन के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। उन्होंने भाषण देते हुए पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि 3 लाख फौजियों को यूक्रेन भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि इन 3 लाख फौजियों में 2 लाख रिजर्व सैनिक हो सकते हैं। रिजर्व सैनिक वो होते हैं जिन्हें केवल इमरजेंसी होने पर जंग के मैदान में भेजा जाता है। इन रिजर्व सैनिकों को हथियार चलाना भी आता है और इन्होंने लड़ने की भी ट्रेनिंग ली होती है।
लेकिन ये दूसरे सैनिकों के जितने पारंगत नहीं होते। जबकि जंग की शुरुआत में जिन सैनिकों को यूक्रेन भेजा गया था वो रूस की फौज के सबसे बहादुर सैनिक थे। उनमें भी 55,000 सैनिकों की मौत की खबर आ चुकी है। मतलब यह कि रूस ने अपने सबसे माहिर सैनिकों में अब तक 55,000 को खो दिया। सीधा मतलब यह कि जब वो सैनिक अपनी जान नहीं बचा पाए तो रिजर्व फौजी उसी जंग में उसी दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे। यही वजह है कि लोग किसी भी कीमत पर रूस छोड़कर निकलने पर तुले हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे पुतिन उन्हें जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। उधर पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने सबसे बड़ी कार्रवाई की और 10 से ज्यादा राज्यों में उसके ठिकानों पर छापे मारे। एनआईए ने यह रेड पीएफआई पर लगे टेरर फंडिंग के आरोप के मामले में की और ईडी के साथ मिलकर 10 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर पहुंच गई। लेकिन यह एक्शन लेना उसके लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में उसे पीएफआई कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। केरल के कोझिकोड में तो रेड के दौरान एनआईए और ईडी गो बैक के नारे भी लगे। कुछ यही हाल कर्नाटक के मंगलुरु में भी रहा, जहां प्रदर्शन इस हद तक बढ़ गया कि पुलिस को पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। लेकिन पुलिस की गाड़ी में डाले जाने के बाद भी इन लोगों ने नारे लगाने बंद नहीं किए। एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर पीएफआई के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट भी कहा जा रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में एनआईए ने रात में ही छापेमारी शुरू कर दी थी। खबर है कि इस पूरी कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजर थी और अलग से एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई थी, जो अलग अलग राज्यों में हो रही छापेमारी पर नजर रख रही थी। सूत्र बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से सरकार को पीएफआई के खिलाफ इनपुट मिल रहे थे और उन्हीं के आधार पर ही इस संगठन के खिलाफ पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई और उत्तर से दक्षिण तक के राज्यों से 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दिल्ली के शाहीन बाग से गिरफ्तार हुए पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद भी शामिल हैं। एनआईए ने जिन राज्यों में छापे मारे उनमें केरल, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। नवी मुंबई में छापेमारी हुई है। कुछ दस्तावेज यहाँ पर सील किए गए हैं और कुछ लोग हैं जिन्हें हिरासत में लेके एनआईए और ईडी की टीम ले जा रही है। इस कार्रवाई के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक भी की। न्यूज 18 को कुछ एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी मिले हैं, जिनमें एनआईए की हैदराबाद कोर्ट में दाखिल की गई रिमांड एप्लीकेशन शामिल है। ये एप्लीकेशन पीएफआई सदस्यों के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिससे पता चलता है कि एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की तो क्यों की। एनआईए ने यह एप्लीकेशन 19 सितंबर को दाखिल की थी और सूत्र बता रहे हैं कि इसमें पीएफआई सदस्यों के तेलंगाना और दक्षिण के राज्यों में खतरनाक इरादों का जिक्र किया गया है। पता चला है कि पीएफआई सदस्य शेख सादुल्ला ने एनआईए को यह बताया था कि 14 साल दुबई में रहने के बाद उसने हैदराबाद और दक्षिण के राज्यों में किस तरह से पीएफआई का जाल फैलाया और उसके सदस्यों को ट्रेनिंग दी। यही नहीं, खबर है कि उसने संगठन की कई बैठकें की जिनमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि कोई चीज रिकॉर्ड पर ना हो, इसलिए बहुत जरूरी बात ही कागज पर नोट होती थी, वो भी कोड में। पता चला है कि कुछ महीने पहले 200 पीएफआई सदस्यों को कुंग-फू और लीगल अवेयरनेस की ट्रेनिंग भी दी गई थी। यही नहीं, खबर है कि पीएफआई की ट्रेनिंग का तरीका पेशेवर था और ट्रेनिंग लेने वाले शख्स को उसकी रैंक के हिसाब से ट्रेनिंग मिलती थी। सूत्र बता रहे हैं कि इस ट्रेनिंग में पीएफआई सदस्यों को पत्थर मारने के तरीके भी सिखाए गए थे और बताया गया था कि कैसे पत्थर सीधे टारगेट के सर पर लगे। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि एनआईए को पीएफआई के सदस्यों ने यह भी बताया था कि उसका मकसद एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काना था, जिसके लिए चाकू चलाने, पत्थर मारने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई थी। और एनआईए का आरोप है कि इन्हीं खतरनाक हरकतों के जरिए पीएफआई माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग कर रहा था, जिसकी वजह से रातों रात देश के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई ठिकानों पर रेड पड़ी और दस्तावेज जब्त किए गए, क्योंकि एनआईए को शक है कि पीएफआई टेरर फंडिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहा था और देश के अलग अलग हिस्सों में अपना नेक्सस फैला रहा था। वैसे ये बात अभी साबित होनी बाकी है, क्योंकि पीएफआई इन आरोपों को गलत बता रहा है और इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। इधर मोहन भागवत मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। इस दौरान वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से भी मिले। वो राष्ट्रपिता है इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। रविवार को हरियाणा के फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल एक रैली करेगा, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। खबर है कि इस रैली के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे।
मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत मांगने वाली याचिकाओं पर बॉम्बे हाई कोर्ट सुबह सुनवाई करेगी। असल में शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों ने दशहरा रैली के आयोजन के लिए अदालत में अलग अलग अर्जी दाखिल की है। इस बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन बबिहा गैंग की नई धमकी से पंजाब में भीषण गैंग वॉर छिड़ने की आशंका बढ़ गई। बबिहा गैंग ने लॉरेंस के दोस्त और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को जल्द खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद माना जा रहा है कि पंजाब में खतरनाक गैंग वॉर छिड़ सकती है, क्योंकि ये पहली बार है जब बबिहा गैंग ने खुलेआम यह ऐलान कर दिया कि वो लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड़ की हत्या कर देगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही बबिहा गैंग बुरी तरह बौखलाया हुआ है। कहा जाता है कि वो तभी से लॉरेंस और गोल्डी बराड़ समेत मूसेवाला की हत्या में शामिल सभी लोगों से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बबिहा गैंग ने पहले भी कई बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को धमकाया था, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार बबिहा गैंग की चेतावनी ने लॉरेंस गैंग की नींद उड़ा दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार उसके निशाने पर लॉरेंस गैंग का कोई छोटा गुर्गा नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग करने वाला गोल्डी बराड़ है। कहा जाता है कि कनाडा में बैठकर ही गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी और वो अब भी वहीं छिपा हुआ है, जबकि तिहाड़ में बैठकर मूसेवाला को मारने में गोल्डी बराड़ का साथ देने वाला लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के शिकंजे में है। इसके साथ ही इनका एक तीसरा साथी जग्गू भगवानपुरिया भी पंजाब की जेल में बंद है। बबिहा गैंग के निशाने पर ये तीनों चेहरे हैं। लेकिन उसकी नई धमकी में ये साफ हो गया है कि इन तीनों में से पहला टारगेट गोल्डी बराड़ ही है। यानी बबिहा गैंग के लोगों ने कनाडा में छिपे गोल्डी बराड़ को मारने की तैयारी शुरू कर दी है। अपनी धमकी वाली पोस्ट में बबिहा गैंग ने तो यहां तक कह दिया कि गोल्डी बराड़ को मारने के बाद वो एक और पोस्ट करेगा। और कहा जा रहा है कि बबिहा गैंग ऐसा करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बताएगा कि उसके असली बदले की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि 19 सितंबर को राजस्थान के नागौर में संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी भी उसी ने ली थी, जिसे सरेआम नागौर कोर्ट के बाहर ही गोलियों से भून दिया गया था। पेशी के बाद कोर्ट से बाहर निकले संदीप बिश्नोई पर 3 बदमाशों ने हमला किया था। एक ने उसके सिर में गोली दागी थी तो दूसरे बदमाश ने उसके गिरने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। इसके बाद बबिहा गैंग ने संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। संदीप लॉरेंस गैंग का करीबी बताया गया था और माना जा रहा था कि उसकी हत्या करके बबिहा गैंग ने लॉरेंस को खुली चुनौती दे दी थी। लेकिन अब तो उसके निशाने पर लॉरेंस का दोस्त गोल्डी बराड़ ही है, क्योंकि संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद जब बबिहा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली तो गोल्डी बराड़ ने भी तुरंत सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी, जिसके जरिए उसने बबिहा गैंग को झूठा बता दिया था और गोल्डी बराड़ ने दावा किया था कि संदीप की हत्या आपसी रंजिश की वजह से हुई थी। माना जा रहा है कि इसी बात ने बबिहा गैंग को और भी भड़का दिया, जिसके बाद उसके निशाने पर सीधा गोल्डी बराड़ आ गया। कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ को खत्म करके बबिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर तोड़ना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो गोल्डी बराड़ ही है जो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग के साथ साथ हथियार और पैसे का भी इंतजाम करता है। यानी लॉरेंस के इस दोस्त के पास ही गैंग की पूरी चाबी रहती है और इसलिए बबिहा गैंग उसकी हत्या करके लॉरेंस को सबसे बड़ा झटका देना चाहता है। कहा जाता है कि एक बार गोल्डी बराड़ का खात्मा हो गया तो फिर लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया पर खतरा और भी बढ़ जाएगा। यानी बबिहा गैंग के लिए उन दोनों को भी निशाना बनाना आसान हो जाएगा। पहले भी यह खबर आई थी कि पेशी के लिए ले जाने के दौरान लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया पर हमला हो सकता है। खबर तो यह भी आई थी कि बबिहा गैंग दोनों की जेल में ही हत्या करवा सकता है, जिसके बाद दोनों की सुरक्षा सख्त कर दी गई। कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने भी बबिहा गैंग को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। उसके गुर्गे भी बबिहा गैंग के लोगों पर हमले कर सकते हैं और इसी बात ने आशंका बढ़ा दी है कि पंजाब में आने वाले दिनों में खूनी गैंग वॉर छिड़ सकती है, जिसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब 1 महीने पहले ही अलर्ट कर दिया था। इधर बजरंग दल ने जम्मू में प्रदर्शन किया। ब्रिटेन में मंदिर पर हुए हमले के विरोध में जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र से इस मामले में दखल देने की मांग की। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है। आतंकियों ने कश्मीर में सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखने पर लोगों को अंजाम भुगतने की धमकी दी। इस धमकी भरे खत के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें बैठे 10 लोग घायल हो गए। बाद में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर ताइवान के खिलाफ आग उगलने वाले चीन के सुर अचानक बदल गए। ताइवान को जीतने के लिए जंग तक छेड़ने की कस्में खा चुके चीन ने अब शांति की बात की है। उसने कहा है कि ताइवान तो उसके नक्शे में मिलकर रहेगा, लेकिन वो इस काम को शांतिपूर्ण तरीके से करने की पूरी कोशिश करेगा। जबकि इससे पहले चीन बिल्कुल खुलकर यह कह चुका है कि अगर ताइवान को अपना बनाने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ी तो वो गुरेज नहीं करेगा। लेकिन जंग की धमकी देते देते चीन के तेवर नरम पड़ गए।
एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में चीन के ताइवान मामलों के प्रवक्ता ने एक बार भी उस ताकत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिसे वो हमेशा बोलते थे। इस बार उन्होंने कहा कि चीन ताइवान को एकदम शांति से अपने नक्शे में मिलाने के लिए हर कोशिश करने को राजी है। हमारी मातृभूमि एक होनी चाहिए और वो एक होकर भी रहेगी। यानी चीन ने ताइवान पर अपना दावा तो नहीं छोड़ा, लेकिन दुनिया की नजर में उस पर कब्जे को जायज ठहराने के लिए अपना रास्ता बदलने की इच्छा जरूर जाहिर कर दी। मतलब ये तो वही बात हुई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, क्योंकि वैसे तो चीन ताइवान को आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहा। बीते कुछ साल से वो ताइवान पर बेहद आक्रामक है, कई बार ताइवान की हवाई सीमा में अपने जेट उड़ा चुका है। लेकिन पिछले महीने की शुरुआत में मामला बहुत ज्यादा ही गर्मा गया था। पिछले महीने चीन की धमकियों को धता बताते हुए अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई थी। उनके दौरे से चीन बौखला गया था। वो ऐसा भड़का कि जोश में होश खो बैठा। वो तभी से अमेरिका और ताइवान को युद्ध की गीदड़ भभकी दिए जा रहा है। वो ताइवान के पास बड़ी बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। यहाँ तक कि चीन ताइवान के पास समंदर में मिसाइलें तक दाग चुका है। मतलब चीन ने अपनी ताकत की नुमाइश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब उसने अपने सैन्य अभ्यास भी कम कर दिए हैं और ताइवान के शांतिपूर्ण एकीकरण का बयान भी दे दिया है। पर चीन का यह बयान यूं ही नहीं आया। असल में ऐसा करना चीन की मजबूरी है, जो कि उसके इस यू टर्न की टाइमिंग से ही जाहिर है। अंदर की बात यह है कि चीन थोड़ा डर गया है। उसे समझ में आ गया है कि उसकी धमकियों के चक्कर में उसको लेने के देने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर चीन ताइवान पर टूटा तो अमेरिका भी हाथ पर हाथ धरे तो बैठा रहेगा नहीं। और अगर चीन वर्सेस ताइवान में अमेरिका की एंट्री हुई तो चीन के ताइवान को हथियाने के पूरे प्लान पर पानी फिर सकता है। बीते रविवार को ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक इंटरव्यू में एक बार फिर साफ कर चुके हैं कि अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। US forces, US men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. इतना ही नहीं, जो बाइडेन के इस बयान के बाद 2 दिन पहले अमेरिकी नौसेना का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और कनाडा का एक जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट से गुजरे भी थे। इसी बात से चीन चौकन्ना हो गया। उसने अपनी जबान को लगाम दे दी और शांति की बात करने लगा। लेकिन शांति की ये चिकनी चुपड़ी बातें करना चीन की दुनिया को चकमा देने की एक चाल ही है, क्योंकि एक दिन पहले अपने प्रवक्ता के बयान से बिल्कुल उलट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को ऐसा आदेश दिया माफ कीजिएगा, कि पूरी दुनिया कंफ्यूज हो गई कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि बीजिंग में सेना की एक कॉन्फ्रेंस में चीन के राष्ट्रपति ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया। शी जिनपिंग ने जब से चीन की सत्ता संभाली है, उनका जोर अपने देश की सेना को ऐसी ताकत बनाने पर रहा है जिसका मुकाबला करना नामुमकिन हो। बीते सालों में उन्होंने चीन की सेना को आधुनिक बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, उसमें कई सुधार भी किए हैं। बड़े से बड़े हथियारों की टेस्टिंग चल रही है, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक हथियारों की भी। इसलिए शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को अब जमीन पर अपना दमखम दिखाने का फरमान सुना दिया। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि उनके निशाने पर कौन है, क्योंकि चीन का कोई एक दुश्मन तो है नहीं। ताइवान से लेकर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत से भी चीन के रिश्ते खराब हैं। ऐसे में चीन का ताइवान पर शांति की बात करना बाकी देशों की आंखों में धूल झोंकने का पैंतरा हो सकता है। इधर शेयर बाजार में गिरावट रही। बैंक और आईटी समेत कई सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। इससे सेंसेक्स 337 अंक नीचे 59,120 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 89 अंक लुढ़ककर 17,630 पर पहुंच गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 60 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया कि अगले सीजन से आईपीएल अपने पुराने अंदाज में नजर आएगा, जिसमें टीमें अपने घरेलू मैदान पर मैच खेलती दिखेंगी। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा के बाद अब कानपुर में भी पिटबुल कुत्ते का आतंक देखने को मिला। कानपुर के सरसैया घाट पर पिटबुल ने एक गाय को निशाने पर ले लिया और उसे इतनी ताकत से जकड़ा कि छुड़ाने वालों के पसीने छूट गए। वहां से आए एक सीसीटीवी वीडियो में पिटबुल गाय के जबड़े को दबोचे नजर आया। जैसे ही उसने झपट्टा मारा, वहां खड़े लोग भी सकते में आ गए। हालांकि उनमें एक शख्स फौरन गाय को छुड़ाने पहुंचा, लेकिन पिटबुल की ताकत के आगे वो कमजोर नजर आया। उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि गाय दर्द के मारे करहाने लगी। इसके बाद तो किसी ने उसे हाथों से मारा तो किसी ने डंडे से, लेकिन वो किसी भी कीमत पर गाय को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वीडियो में उसे वहां से हटाने के लिए 3 लोग जुटे नजर आए, जो उसे खींचकर घुटनों तक पानी में ले गए। तब कहीं जाकर उसका जबड़ा खुला। जैसे ही उसकी जकड़ कमजोर हुई, गाय वहां से भाग निकली। वहीं कुत्ते का मालिक उसे किनारे पर घसीट लाया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं था। आसपास के लोगों ने आरोप लगाया कि ये खूंखार कुत्ता इससे पहले भी कई जानवरों को अपना शिकार बना चुका है।
इस बीच डेली मेल ने दावा किया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले के बारे में सोचा भी तो अमेरिका काला सागर में उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। एक रोज पहले ही पुतिन ने जो बयान दिया था उससे यह साफ हो गया था कि वक्त पड़ने पर वो परमाणु हमले से भी नहीं चूकेंगे। और उनके इसी बयान ने अमेरिका के साथ उन देशों की भी चिंता बढ़ा दी जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रूस की फौज स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन में पहले ही काफी तबाही मचा चुकी है और अब अगर पुतिन ने यूक्रेन को परमाणु हमले का निशाना बनाया तो वहां होने वाली तबाही की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर रूस ने परमाणु हमले जैसा कोई कदम उठाया तो उसे अमेरिका का वार झेलना होगा। वहां की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि ऐसे किसी भी तरह के हालात में अमेरिका काला सागर में मौजूद रूस के जंगी बेड़ों को नेस्त नाबूद कर देगा और इसके लिए अमेरिका ऐसी मिसाइलें दागेगा जो क्राइमिया में बनाए गए उसके सैन्य ठिकानों को भी पल भर में तबाह कर देंगी। अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी के मुताबिक अमेरिका के निशाने पर क्राइमिया का सेवेस्तोपोल नेवल बेस भी है, जहां पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही घातक जंगी जहाज तैनात कर रखे हैं। क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर ही रूस की कई घातक पनडुब्बियों ने भी डेरा डाल रखा है। इसी नेवल बेस का इस्तेमाल करके रूस ने कई बार यूक्रेन पर मिसाइलों की ऐसी बारिश की कि वहां शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए। हालांकि एक दिन पहले ही ये खबर आई थी कि रूस ने वहां से अपने कई जंगी जहाज और पनडुब्बियों को दूसरे नेवल बेस पर भेज दिया था। कहा गया कि रूस को सेवेस्तोपोल पर हमले का अंदेशा हो गया था, इसी वजह से उसने अपनी नौसेना के एक बेड़े को रूस के दक्षिण में बने एक नेवल बेस पर भेज दिया था। लेकिन कहा जाता है कि अब भी क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर रूस के काफी जंगी जहाज और पनडुब्बियां मौजूद हैं और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो अमेरिका वहीं धावा बोलेगा। और ये दावा तब किया गया जब पुतिन की चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का भी एक बयान सामने आया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मंच से ही बाइडेन ने पुतिन को एक बड़ी नसीहत दे दी। A nuclear war cannot be won and must never be fought. यानी बाइडेन ने यह साफ कर दिया कि पुतिन अगर परमाणु हमला करके यूक्रेन की जंग जीतने का सपना देख रहे हैं तो वो कभी पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर पुतिन को बेकसूर लोगों की हत्या का जिम्मेदार ठहरा दिया। इधर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक और नाम की चर्चा शुरू हो गई। खबर है कि पार्टी सांसद मनीष तिवारी भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो शनिवार को दिल्ली में अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद कोई फैसला ले सकते हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केरल के कोच्चि में राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं राहुल गांधी ने इशारों में यह साफ कर दिया कि अगर अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का समर्थन किया। श्री अशोक गहलोत जी जो 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के केंद्रीय मंत्री। उधर पंजाब में विधानसभा का विशेष सत्र रद्द होने के बाद चंडीगढ़ में बीजेपी ने राज्य की भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालात तब बेकाबू हो गए जब बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें समझाने और शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू किया। पानी की बौछार शुरू होते ही वहां भगदड़ मच गई। कई लोग पानी की धार से बचने के लिए इधर उधर छिप गए, जबकि कुछ लोग वहीं खड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें बीजेपी का एक समर्थक घायल भी हो गया। इस बीच खबर है कि अपनी नौसेना के ड्रोन दुश्मन देशों के हाथ लगने से ऑस्ट्रेलिया में खलबली मच गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम स्कॉट मॉरिसन की सरकार ने इस साल मई में चुनाव से ठीक पहले ड्रोन खरीदने की बड़ी डील की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रिया की ड्रोन बनाने वाली कंपनी से S-100 कैमकॉप्टर ड्रोन खरीदे गए और जल्द ही इन जासूसी ड्रोन की ऑस्ट्रेलिया की नौसेना में तैनाती भी कर दी गई। दावा है कि इस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के लिए 40 ड्रोन खरीदे गए, जिनकी कीमत करीब $130 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में 10,400 करोड़ की थी। लेकिन चुनाव में स्कॉट मॉरिसन की हार के बाद जब नई सरकार ने इस डील की जांच करवाई तो उसके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि पता चला कि जिस दुश्मन चीन की जासूसी के लिए ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को इन ड्रोन से लैस किया गया, वो पहले से ही इन ड्रोन का इस्तेमाल करती है। और आरोप है कि स्कॉट मॉरिसन सरकार ने अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से मिले प्रस्ताव की अनदेखी कर इन ड्रोन के लिए ऑस्ट्रिया के साथ डील की थी।
जबकि ये बात जगजाहिर थी कि चीन ही नहीं बल्कि रूस भी इन ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मददगार अमेरिका का बड़ा दुश्मन है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा सरकार ने इस डील की गंभीरता से जांच करवाने के संकेत दे दिए। और खबर तो ये भी है कि चीन पिछले दिनों अपनी सेना में तैनात इन ड्रोन को गाइडेड मिसाइल से लैस कर चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में उसकी जासूसी के लिए जो S-100 कैमकॉप्टर ड्रोन तैनात किए हैं उनमें किसी तरह के हथियार लोड नहीं किए जा सकते। और ऑस्ट्रेलिया को यह भी आशंका है कि तकनीक की चोरी में माहिर चीन उसकी नौसेना में तैनात ड्रोन पर आसानी से सेंधमारी कर सकता है। इधर पंजाब में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। पंजाब सरकार ने मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया, जिसमें पराली और बिजली समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। स्पीकर साहब की इजाजत से बिजली, पराली वगैरह के मुद्दे जो हैं उन पर विचार होगा। गृह मंत्री अमित शाह अगले 2 दिनों तक बिहार के सीमांचल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पार्टी विधायकों और पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही पूर्णिया और किशनगंज की जनसभाओं में भी वो शामिल होंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मैच में जीत दर्ज कर इंग्लैंड में इतिहास रच दिया। उसने 23 साल बाद इंग्लैंड को उसी के घर में किसी वनडे सीरीज में मात दी। इस मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बिना आउट हुए 143 रन की शानदार पारी खेली। उधर भारी बारिश ने दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम की सूरत ही बिगाड़ दी। कुछ घंटों की बारिश के बाद पूरा शहर जैसे तालाब में तब्दील हो गया। शहर की कई सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, जिसमें कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर चलते दिखाई दिए। जबकि एक दूसरी तस्वीर में सड़क पर भरे पानी में एक गाड़ी बंद हो गई, जिसे 2 लोग धक्का देकर निकालने की कोशिश करते रहे। कुछ इसी तरह के हालात शहर के अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिले। वहां से आए एक और वीडियो में कई लोग पानी से भरी एक सड़क पर लाइन लगाकर चलते दिखाई दिए। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से शहर में कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने गुरुग्राम के लिए अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मतलब ये कि आने वाले 2 दिनों में शहर में और बारिश होगी, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा शहर डूबने के कगार पर आ गया। वहां पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश ने एक गैराज को तालाब में बदल दिया। जहां घुसे पानी के रेले ने वहां रखी कारों को पूरी तरह डुबो दिया। हालांकि गैराज कर्मचारियों ने पानी को रोकने के लिए टिन शेड की एक दीवार बनाई, लेकिन वो भी पानी की रफ्तार के आगे टिक नहीं पाई। बताया गया कि यह हाल वहां पिछले 24 घंटों से लगातार जारी बारिश की वजह से हुआ, जिसके बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया। मकान में नीचे पानी भर चुका है बारिश लगातार होने की वजह से। तो वहीं निचले इलाकों का हाल तो और भी बुरा था। वहां तो बारिश के पानी ने घरों पर ऐसा कब्जा जमाया कि लोगों को घर छोड़ने पड़ गए। कुछ जगहों पर सड़कें कमर तक पानी में डूब गईं, तो कहीं लोगों का सामान इसी पानी में तैरता नजर आया। मकान डूब रहे हैं, मकानों में से सामान निकलवा के ऊंचे मकान उनमें ला रहे हैं। हालांकि बारिश में फंसे लोगों की मदद के लिए प्रशासन के अलावा आसपास के लोग भी आगे आए, जिन्होंने कई लोगों को अपने घरों में जगह दी, तो कुछ ने उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए यह बारिश मौत की वजह बन गई। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से एक मकान भर-भराकर गिर पड़ा, जिसमें दिसंबर तक महिला की मौत हो गई। बताया गया कि जिस मकान में हादसा हुआ वो कच्चा था और बारिश की वजह से टूट गया था। इस दौरान एक आदमी को भी चोट आई, जिसे पुलिस वालों और आसपास के लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। हालांकि मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश में एक पुलिस वाला भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से केदारनाथ हाईवे पूरी तरह बंद हो गया और दोनों तरफ लंबा जैम लग गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। तभी पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे और फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर आ गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों से उतरकर भागते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग अपनी गाड़ियों को वहां से हटाते नजर आए। हालांकि गनीमत यह रही कि पहाड़ के मलबे की चपेट में कोई नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई। इसके बाद खुदाई करने वाली मशीन से पहाड़ के मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शनिवार को होने वाली प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियां तेज हो गईं। इस दौरान पुलिस के 1600 और होमगार्ड के करीब 200 जवान सुरक्षा और ट्रैफिक का जिम्मा संभालेंगे।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए कई मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। इस बीच पटना में शिक्षक भर्ती की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों ने जेडीयू दफ्तर के सामने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि सरकार उन्हें नौकरी देने में आनाकानी कर रही है, जिसके खिलाफ हजारों की तादाद में अभ्यर्थी इकट्ठा हो गए। इस दौरान वहां अनीसुर रहमान भी मौजूद रहे। अनीसुर रहमान वही शख्स हैं जिन्हें करीब 1 महीना पहले एसडीएम ने प्रदर्शन के दौरान बुरी तरह पीटा था। वो वहां अपने माता पिता के साथ पहुंचे और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा बढ़ते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जब वहां से हटाना चाहा तो बवाल मच गया। विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे लोग पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद जब पुलिस ने अनीसुर रहमान को हिरासत में लेना चाहा तो उनके माँ बाप पुलिस से उलझ पड़े। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि राज्य सरकार उन्हें जानबूझकर नौकरी नहीं दे रही, जिसका विरोध जताने के लिए पूरे बिहार से शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी इकट्ठा हुए थे। उधर अमेरिका के एक टिकटॉक यूजर ने यह दावा किया कि ब्रिटेन को परमाणु हमले की चेतावनी सिर्फ 4 मिनट पहले मिलेगी। मतलब यह कि अगर रूस ने परमाणु मिसाइल छोड़ दी तो चंद मिनटों के अंदर ब्रिटेन का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। एक रोज पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए ये साफ शब्दों में कहा था कि अगर रूस की अखंडता को खतरा हुआ तो वो अपने लोगों की रक्षा के लिए परमाणु हथियार चलाने से भी नहीं चूकेगा। पुतिन की इस धमकी के बाद अमेरिका के एक टिकटॉक यूजर ने वीडियो जारी कर यह दावा किया कि अगर रूस ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो तबाही से बचने के लिए ब्रिटेन के पास सिर्फ 4 मिनट का ही वक्त होगा। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के दावे में कितनी सच्चाई है यह कहना मुश्किल है, लेकिन पुतिन के परमाणु हमले की चेतावनी को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब रूस की तरफ से पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दी गई है। इससे पहले पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोवियोव ने भी ब्रिटेन को बर्बाद करने की धमकी दी थी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर नेटो देशों ने रूस के खिलाफ आक्रामक रवैया जारी रखा तो लंदन को परमाणु मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाएगा। ये तक दावा किया गया था कि रूस ब्रिटेन पर बेहद ताकतवर जिरकॉन मिसाइल से हमला करेगा, जिसकी रफ्तार के आगे दुनिया का हर एयर डिफेंस सिस्टम फेल है। मतलब यह कि भनक लगने से पहले ही यह मिसाइल अपने दुश्मन का काम तमाम कर देगी। रूस का दावा है कि जिरकॉन मिसाइल से वो अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों को एक झटके में तबाह कर सकता है, जिसमें हजारों लोगों की जान जा सकती है। कुछ इसी तरह रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने भी धमकी दी थी कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो वो ब्रिटेन को समंदर में डुबो सकती है। इसके लिए रूस पानी के अंदर चलने वाले पोसेidon ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो समंदर के अंदर परमाणु बम गिराने की ताकत रखता है। दावा है कि इस ड्रोन से अगर ब्रिटेन के नजदीक समंदर में हमला किया गया तो सुनामी जैसी भयानक लहरें उठेंगी, जो 1600 फीट से भी ज्यादा ऊंची होंगी, और ये विकराल लहरें पूरे ब्रिटेन को डुबो देंगी। लेकिन एक रोज पहले पुतिन की धमकी से दुनिया पर एक बार फिर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है, और दावा किया जा रहा है कि अगर पुतिन की परमाणु मिसाइल चली तो ब्रिटेन की तबाही तय है। इधर केंद्र ने बंगाल में नवोदय विद्यालय के लिए जमीन नहीं मिलने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने मालदा और दक्षिण 24 परगना जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जमीन नहीं मिलने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन के बीच नई रेल सेवा की शुरुआत की गई, जिसे मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शुरू किया, इसका सबको आनंद उठाना चाहिए। यूपी के एटा में भारी बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई, जिसमें दबकर एक दंपति की मौत हो गई। उधर नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर है कि आईएसआई का जो एजेंट मारा गया वो दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था, जिसकी हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो एक कार से उतरता दिखाई दिया। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उसे घेर लिया और वो उस पर फायरिंग करते नजर आए। गोलीबारी की आवाज सुनते ही आईएसआई एजेंट की बेटी मकान की पहली मंजिल से कूदकर उसके पास पहुंची, लेकिन जब तक वो अपने पिता के पास पहुंचती उससे पहले हमलावर उसकी हत्या कर वहां से फरार हो गए। खबर है कि मारे गए आईएसआई एजेंट का नाम लाल मोहम्मद था और उसके दाऊद इब्राहिम के गैंग से भी संबंध थे। आरोप है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से नकली नोट नेपाल लाता था और फिर वहां से इन नकली नोटों को भारत में सप्लाई करता था। और उसकी हत्या ने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, जिस पर लंबे समय से नेपाल को भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे।
और कहा जा रहा है कि इसके लिए उसकी खुफिया एजेंसी ISI नेपाल में अपनी पैठ मजबूत करने में जुटी है। खबर है कि पाकिस्तान नेपाल में भारत की सीमा के पास बसे इलाकों में बड़ी संख्या में मस्जिदें और मदरसे बनाने के लिए फंडिंग कर रहा है और इसके जरिए वो ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है जो भारत में घुसपैठ करके आतंकी वारदात को अंजाम दे सकें। खबर है कि भारत नेपाल बॉर्डर पर रची जा रही इस साजिश में ISI को लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों का भी साथ मिल रहा है। इधर राजू श्रीवास्तव को अंतिम विदाई दी गई। राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका एक दिन पहले दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। चुनाव आयोग की टीम हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंच गई, जहां वो नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की जानकारी लेगी। दिल्ली के नरेला इलाके में एक जूते बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। बाद में किसी तरह दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। उधर पश्चिम बंगाल के रायगंज में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपों पर CPM कार्यकर्ताओं ने DM ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान CPM कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की जमकर बौछार की। जो वीडियो सामने आया उसमें CPM कार्यकर्ता DM दफ्तर की तरफ बढ़ते नजर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वहां लकड़ियों के खंभों से बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन CPM कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे और उसके ऊपर चढ़ गए। हालांकि जब वो उसे पार नहीं कर पाए तो उन सब ने मिलकर बैरिकेडिंग को ही तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर पानी की बौछार मारनी शुरू कर दी। पानी की इतनी तेज धार पड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए और लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहे। हालांकि कई घंटों तक चली झड़प के बाद उनको वहां से हटा दिया गया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी आंदोलन का समर्थन कर दिया। आरोप है कि कुछ दिनों पहले हिजाब न पहनने पर वहां एक लड़की को हिरासत में लिया गया था, जिसे पुलिस ने इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद पूरा ईरान हिजाब के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन की आग में जलने लगा और कई जगहों पर तो प्रदर्शन हिंसक हो गए। शुरुआत में सिर्फ हिजाब जलाकर विरोध जता रहे लोगों ने सड़कों से गुजर रही पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खबर है कि अलग अलग जगहों पर पुलिस के साथ हुई झड़प में 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और देखते ही देखते ईरान में भड़की इस आग की आंच अमेरिका तक पहुंच गई। एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही ईरान की महिलाओं का समर्थन कर दिया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने भी ईरान से 22 साल की महसा अमीनी की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इधर बिप्लब देव राज्यसभा उपचुनाव जीत गए। त्रिपुरा में राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बिप्लब देव ने जीत दर्ज की। ये सीट मानिक साहा के सीएम बनने के बाद खाली हुई थी। मध्य प्रदेश के रीवा में एक पेट्रोल पंप पर खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया। चेन्नई में खेले गए पहले वनडे मैच में इंडिया ए ने न्यूजीलैंड ए टीम को 7 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने 32 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि रजत पाटीदार ने 41 गेंदों पर 45 रन बनाए। उधर मेक इन इंडिया के तहत बना मिसाइल का दिमाग अब विदेश में भी अपनी धाक दिखाने के लिए तैयार है। मिसाइल के इस दिमाग को तकनीक की भाषा में फेज कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं। ये फेज कंट्रोल मॉड्यूल भारत की सभी अहम मिसाइलों में है और ये ऐसी खास तकनीक है जो भारत के अलावा सिर्फ 2 देशों के ही पास है। और भारत में उसका दम देखने के बाद दूसरे देश भी मिसाइल के इस दिमाग यानी फेज कंट्रोल मॉड्यूल के मुरीद हो गए हैं। इसलिए न्यूज 18 की टीम भी इसे बनाने वाले भारत सरकार के उपक्रम CEL यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पहुंची। फेज कंट्रोल मॉड्यूल रॉड और चिप का एक सेट होता है जो दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक करता है। ये कुछ खास तरह के पाउडर से बनाया जाता है जिन्हें तपाकर ऐसे हथियार में तब्दील कर दिया जाता है जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। शुरुआत से लेकर फेज कंट्रोल मॉड्यूल बनने तक 80 से 100 स्टेप होते हैं। पाउडर का प्रोसेस होता है, उसके बाद इनको आकार दिया जाता है, उसके बाद ये फाइनल शेप बनता है। जब ये फाइनल फेज बनता है तो रडार सिस्टम के भीतर ये पूरा कंपोनेंट लगता है। इस तरह के 5000 फेज कंट्रोल मॉड्यूल एक मिसाइल में लगते हैं। जब इस रडार को सिग्नल भेजे जाते हैं तो इससे एक बीम जनरेट होती है जो दुश्मन की तलाश में निकल पड़ती है। जो ऑब्जेक्ट उसको मिलता है उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। उससे हमें जो ऑब्जेक्ट है वो एनिमी का जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन का पता चलता है। दुश्मन के हथियार की लोकेशन पता चलते ही मिसाइल गाइडिंग सिस्टम काम पर लग जाता है। वो मिसाइल को सीधा दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचा देता है और फिर दुश्मन का खेल खत्म। यही वजह है कि इसलिए पोलैंड, वियतनाम और आर्मेनिया इसकी मांग कर रहे हैं।
इस बीच खबर है कि यूक्रेन की जंग में पुतिन के खिलाफ हथियार पहुंचाने में पाकिस्तान ब्रिटेन की मदद कर रहा है। पाकिस्तान का यह हाल तब है जब पिछले हफ्ते उज्बेकिस्तान में हुई SCO की बैठक में पुतिन ने उसे अपना अच्छा सहयोगी बताया था। लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने उसी सहयोगी की पीठ में छुरा घोंप रहा है। Geopolitica.info नाम की एक वेबसाइट ने दावा किया कि ब्रिटेन की मदद करने के लिए पाकिस्तान पुतिन को ही धोखा दे रहा है। दावा किया गया कि वो रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन की सेना को हथियार पहुंचाने में मदद कर रहा है। वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हथियारों को यूक्रेन पहुंचाया जा रहा है। दावा किया गया कि इसके लिए ब्रिटेन की वायुसेना अपने C-17A ग्लोब मास्टर विमान का इस्तेमाल कर रही है, जो रोमानिया से उड़ान भरकर पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान एयरबेस पर पहुंचा था और इसी विमान में हथियारों के साथ गोला बारूद भरकर पाकिस्तान से रोमानिया ले जाया गया। दावा किया गया कि इसके बाद इन हथियारों को रोमानिया से यूक्रेन पहुंचा दिया गया, जहां ज़ेलेंस्की की सेना इनका इस्तेमाल पुतिन के सैनिकों के खिलाफ कर रही है। जबकि पाकिस्तान को कर्ज लेना हो या फिर उधारी का तेल, वो पुतिन की तरफ ही आस भरी नजरों से देखता है। लेकिन अब वही पाकिस्तान उन्हें धोखा देकर ब्रिटेन के साथ खड़ा दिख रहा है। असल में इसके पीछे भी पाकिस्तान की मजबूरी है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चीन की जगह पश्चिमी देशों की तरफ कदम बढ़ा रहा है। वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटा है, क्योंकि चीन पर ज्यादा निर्भरता से उसे नुकसान ही हुआ है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने चोरी छिपे ब्रिटेन की मदद की। इधर बिहार में दुर्गा पूजा पर पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द हो गई। बिहार में 26 से 8 अक्टूबर तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। दुर्गा पूजा और दशहरे के दौरान सुरक्षा इंतजामों की वजह से यह फैसला लिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में महिला से बदसलूकी करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी को जमानत दे दी। स्कॉटलैंड ने भी अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। इस टूर्नामेंट का आगाज 16 अक्टूबर से होगा। उधर हैदराबाद के जिमखाना स्टेडियम के बाहर टिकट के लिए मारामारी हो गई। वहां भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाना है, जिसकी टिकट खरीदने के लिए इतने लोग उमड़ पड़े कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। वहां स्टेडियम के पास टिकट खरीदने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार लगी नजर आई। इसके बाद टिकट न मिलने की शिकायत करते हुए कुछ लोग स्टेडियम के गेट पर जा धमके और फिर तो वहां भीड़ बढ़ती ही चली गई। कुछ लोग तो स्टेडियम के गेट और उससे लगी दीवार पर चढ़ गए। वहीं कुछ ने तो गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 4 मिनट के ब्रेक के बाद आयोजित करने वाली एजेंसी IBPS ने क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। सरकारी बैंकों में 6000 से ज्यादा क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा इसी महीने की 3 और 4 तारीख को आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में कई लोग घायल हो गए। पहली घटना यात्रियों से भरी एक बस के कंटेनर से टकराने की वजह से हुई, जबकि दूसरी जगह एक कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेलर को धमकाने के एक पुराने मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और उन्हें 7 साल की सजा सुना दी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में चोरों ने एक अस्पताल के बाहर खड़ी डॉक्टर की कार को चुरा लिया। पालतू कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए यूपी के मुरादाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी में कड़ा नियम लागू कर दिया गया। वहां बिना मास्क के कुत्तों को घुमाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही ये नियम तोड़ने वालों से 500 रुपए जुर्माना भी लिया जाएगा। सोसाइटी के लोगों ने मिलकर यहाँ पे ये डिस्कशन करा कि जो भी डॉगी है वो मास्क लगाए। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने गांधीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पंजाब के पठानकोट में पुलिस ने अवैध खनन के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके ट्रैक्टर और खुदाई करने वाली मशीन को भी जब्त कर लिया। दिल्ली पुलिस ने धौला कुआं इलाके से अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला मामले में CBI ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना में RJD दफ्तर में पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें RJD अध्यक्ष लालू यादव भी शामिल हुए। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच रविवार को हैदराबाद में खेला जाएगा। इससे पहले मैच के टिकट खरीदने के लिए वहां स्टेडियम के बाहर लोगों की भारी भीड़ पहुंची। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका और फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने पुतिन से ये कहा था कि आज का समय युद्ध का नहीं है। The Prime Minister of India was right when he said the time is not for war. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलिन फर्नांडिस की डिजाइनर लिपाक्षी से पूछताछ की।
गुजरात में चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अहमदाबाद में गांधी आश्रम का दौरा किया। केजरीवाल जी से लोग उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ लोगों पर सड़क पर जन्मदिन का जश्न मनाने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट पर लगाए गए बैन को बढ़ा दिया और 29 अक्टूबर तक पहले की तरह सिर्फ 50% ही उड़ानों को ही जारी रखने का आदेश दिया। जहाजों का सही से रखरखाव न होने पर डीजीसीए ने यह कदम उठाया। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी ने फिर जम्मू में छापेमारी की। चुनाव आयोग की टीम सोमवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेगी, जहां वो विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की जानकारी लेगी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा कुछ ऐसा जिसमें करीब 4 लोगों की जान चली गई। मौके से ड्राइवर ट्रक के साथ फरार हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें राजधानी में पटाखों को बेचने और चलाने पर लगी रोक को चुनौती दी गई। इस मामले पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सभी तरह के पटाखों पर 1 जनवरी तक रोक लगा दी गई थी। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड में फरार आरोपी शमीम अहमद ने एनआईए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एनआईए ने उस पर 2 लाख का इनाम घोषित किया था। बिहार के रोहतास में एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से यह रेल रूट कुछ घंटों के लिए बंद रहा। आसनसोल की सीबीआई कोर्ट ने गो तस्करी मामले में घिरे अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और बीरभूम जिले में मिले एक बच्चे के शव का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने कई देसी बम बरामद किए, जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गईं कि वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। जो जिम्मेदारी है तो वो निभाएंगे, चाहे राजस्थान की हो चाहे यहाँ की हो। अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच पार्टी सांसद शशि थरूर ने भी दिल्ली में मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से जुड़े पत्रकारों के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं थरूर साहब? कांग्रेस दोपहर तक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर देगी, जिसके बाद 1 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। 10 डेलीगेट इकट्ठा होके किसी को नॉमिनेट करे और वो हाँ कहे तो वो नॉमिनेशन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। हैदराबाद के जिमखाना स्टेडियम के बाहर टिकट के लिए मारामारी हो गई। वहां भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाना, जिसकी टिकट खरीदने के लिए इतने लोग उमड़ पड़े कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। वहां स्टेडियम के पास टिकट खरीदने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार लगी नजर आई। इसके बाद टिकट न मिलने की शिकायत करते हुए कुछ लोग स्टेडियम के गेट पर जा धमके और फिर तो वहां भीड़ बढ़ती ही चली गई। कुछ लोग तो स्टेडियम के गेट और उससे लगी दीवार पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तो गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। कई लोग तो एक दूसरे को कुचलकर वहां से भागते नजर आए। पुलिस ने दीवार पर चढ़े एक एक शख्स को लाठियों से पीट पीट कर नीचे उतारा। तो वहीं गेट के सामने जुटे लोगों पर जब डंडे बरसे तो वो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। इस दौरान कई लोगों को भीषण चोट आई, जिन्हें पुलिस की वैन में बिठाकर अस्पताल रवाना किया गया। उधर तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर के मुद्दे पर अपने सुर बदल दिए, जिसकी वजह भारत का साइप्रस का मुद्दा उठाना माना गया। तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है और कश्मीर के मामले पर अक्सर भारत के खिलाफ बयान देता है, फिर चाहे वो आर्टिकल 370 हटने का मुद्दा हो या फिर यूएन के जरिए कश्मीर का मामला सुलझाने की बात। लेकिन इस बार तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने बयान दिया कि 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और स्थिरता का माहौल नहीं बन पाया है और कहा कि उन्हें आने वाले दिनों में कश्मीर में शांति और सौहार्द का माहौल बनने की उम्मीद है। लेकिन इस दौरान उन्होंने न कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की बात कही और न ही यूएन के जरिए कश्मीर मुद्दा सुलझाने का सुझाव दिया। यानी इस बार तुर्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कश्मीर का मुद्दा 2 देशों का नहीं बल्कि दुनिया का मुद्दा लगे। भारत लगातार कहता रहा है कि कश्मीर से जुड़ा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है और दोनों इसे खुद सुलझाएंगे। भारत का मानना है कि इस मामले में किसी तीसरे के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बार बार इसे दुनिया के सामने उठाता है, जिसमें तुर्की जैसे देश उसका साथ देते रहे। लेकिन इस बार पाकिस्तान के दोस्त ने सुर बदल लिए हैं।
क्योंकि कश्मीर मामलों पर अपनी नाक घुसाने वाले तुर्की की दुखती रग पर भारत ने हाथ रख दिया है। और वो दुखती रग है तुर्की का पड़ोसी देश साइप्रस, जिसके उत्तरी हिस्से पर तुर्की ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। जानकार बताते हैं कि ये इलाका थोड़ा नहीं बल्कि छोटे से साइप्रस का 36% हिस्सा है, जहां तुर्की सालों से मनमानी कर रहा है। इतना ही नहीं, 1983 में उत्तरी साइप्रस का नाम बदलकर टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थर्न साइप्रस नाम कर दिया। मतलब ये कि उत्तरी साइप्रस का मुद्दा वैसा ही है जैसे कश्मीर का, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा किया हुआ है। यानी तुर्की और पाकिस्तान दोनों की हरकतें एक जैसी हैं। और भारत ने इसी मुद्दे के जरिए तुर्की को चुप कराया। भारत कहता रहा है कि तुर्की और साइप्रस का विवाद संयुक्त राष्ट्र के जरिए सुलझाया जाए। माना जा रहा है कि तुर्की को इसी बात का डर है, क्योंकि अगर भारत ने भी कश्मीर मुद्दे के जवाब में उत्तरी साइप्रस के मुद्दे को यूएन में बार बार उठाया तो उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि इस वजह से तुर्की के सुर बदल गए हैं। खबर है कि इसी वजह से एससीओ समिट के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए परेशान थे। यही नहीं, खबर है कि यूएन में तुर्की के राष्ट्रपति के संबोधन के बाद भारत के विदेश मंत्री ने तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जिसमें साइप्रस के मुद्दे पर चर्चा हुई। यानी भारत ने तुर्की को बता दिया कि अगर उसने कश्मीर मुद्दे पर बोलना नहीं छोड़ा तो वो साइप्रस का मुद्दा उठाएगा, जिसमें तुर्की का दुश्मन ग्रीस भी भारत का साथ देगा। यानी तुर्की को साइप्रस के मुद्दे पर चौतरफा घेरने में भारत को देर नहीं लगेगी। और माना जा रहा है कि इसी वजह से भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की को झुका दिया और उसके सुर बदल गए। इधर कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन हुआ। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद कोविड केयर सेंटरों को बंद करने का फैसला लिया गया। यूपी के जालौन में एक तालाब से 10 फीट लंबा मगरमच्छ मिला, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर नदी में छोड़ दिया। इस बीच खबर है कि उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार देने की खबरों से इनकार कर दिया। साथ में यह भी कह दिया कि आगे भी रूस को हथियार देने की उसकी कोई योजना नहीं है। बल्कि रूस को हथियार भेजने वाली खबरों पर तो उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर ही तीखा हमला किया। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका की कोशिश उत्तर कोरिया को बदनाम करने की है, इसीलिए इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि उत्तर कोरिया रूस को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। उत्तर कोरिया ने इन बातों को कोरी बकवास बताया। यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद से उत्तर कोरिया ने कभी भी खुलकर कुछ नहीं कहा था। अमेरिका और नेटो पर आग भड़काने और दुनिया में दादागिरी करने का आरोप तो उसने लगाया था, लेकिन जंग का खुलकर समर्थन भी नहीं किया था। इसीलिए माना जा रहा था कि गुपचुप तरीके से किम जोंग उन इस जंग में पुतिन के साथ हैं। ऊपर से अमेरिका की तरफ से जारी बयान ने तो किम जोंग उन को यूक्रेन की जंग में बड़ा किरदार बना दिया था। लेकिन अब उत्तर कोरिया का दावा है कि अमेरिका उसके खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों की जमीन तैयार कर रहा है। इसीलिए उत्तर कोरिया पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि पहले से ही उत्तर कोरिया कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने यह भी दावा कर दिया कि आने वाले वक्त में भी अपने हथियार रूस को भेजने की उसकी कोई योजना नहीं है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हथियारों की डील की बात अमेरिका की तरफ से की गई थी। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी। अमेरिका का दावा है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों की डील होने की खबर है, लेकिन हथियार रूस तक पहुँचे हैं या नहीं ये साफ नहीं है। ऐसे हथियार यूक्रेन तक पहुँचने की भी कोई खबर अमेरिका के पास नहीं है। ये डील कितनी बड़ी है और कौन से हथियारों की है, इस पर भी अमेरिका के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उत्तर कोरिया के बयान से साफ हो गया कि अब रूस को उत्तर कोरिया से इस तरह की कोई मदद नहीं मिलने वाली। इधर प्रधानमंत्री अगले हफ्ते जापान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को जापान दौरे पर जाएंगे, जहां वो टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय सम्मान के साथ होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। This is a state funeral. And of course, as you know, this is of a very friendly country, an important partner. गुजरात सरकार ने राज्य में गरबा आयोजन समितियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिनके तहत वहां रात 12 बजे तक ही गरबा का आयोजन किया जा सकेगा, जबकि अस्पताल और स्कूल के पास वाले इलाकों में रात 10 बजे के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में शाम 7 बजे से दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। उधर असम के कछार जिले में बच्चा चोरी के शक में हंगामा हो गया और बेकाबू भीड़ ने एक आदमी की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान उसकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई और उसकी कार को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। भीड़ की बेरहमी का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें कुछ लोग डंडे से युवक को पीटते नजर आए, जबकि कुछ लोग उसको घसीटते दिखे। यही नहीं, बेकाबू भीड़ ने उसकी गाड़ी भी तोड़ दी। कार पर तब तक डंडे और पत्थर बरसाए गए जब तक कि वो कबाड़ न हो गई। इसके बाद कार को लोगों ने फूंक दिया। बताया गया कि बच्चा चोरी के शक में आरोपी का लोगों ने यह हाल किया।
बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उसे छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। होने से ना हम लोग भी फंस गए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए लोगों से बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े ड्रग सरगना हाजी बशीर नूरजई की रिहाई से भारत समेत पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। बशीर काफी समय से अमेरिका की जेल में बंद था। वहां की एक अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन अब खबर है कि ड्रग्स की काली दुनिया का लॉर्ड कहा जाने वाला हाजी बशीर नूरजई जेल से बाहर आ चुका है। पता चला है कि अमेरिका ने बशीर नूरजई को अपने एक इंजीनियर की रिहाई के बदले छोड़ा है। अमेरिका के इंजीनियर मार्क फ्रेडरिक्स को तालिबान ने 2020 में बंधक बनाया था, जिसकी रिहाई के लिए अमेरिका ने करीब 2 साल तक कोशिश की और जब ये कोशिश कामयाब हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। His return is the culmination of many months of tireless and effective work. अमेरिका खुश तो है, लेकिन उसने बशीर नूरजई को छोड़कर भारत समेत पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि माना जा रहा है कि उसकी रिहाई से तालिबान का ड्रग्स कारोबार खूब फलेगा फूलेगा। यानी हिंदुस्तान समेत दुनिया के सामने एक ऐसी मुसीबत खड़ी होने वाली है जिससे लड़ना आसान नहीं होगा। क्योंकि धीमे जहर से दुनिया को बर्बाद करने के लिए बदनाम तालिबान के पास उसका ड्रग्स लॉर्ड लौट आया है, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है। हाल ही में दिल्ली में ड्रग्स की बड़ी खेप भी पकड़ी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई। हमारा तो फोकस है कि कौन सी चीज इंडिया को टारगेट कर रही है, खासतौर पे राजधानी को टारगेट कर रही है। ये खतरा जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सफेद जहर के इस खतरे को दुनिया नार्को टेरर के नाम से जानती है, जो नूरजई की रिहाई से पल पल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बशीर नूरजई को एशिया का पाब्लो एस्कोबार भी कहते हैं। यानी नूरजई की तुलना कोलंबिया के सबसे खतरनाक ड्रग सरगना से की जाती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबान का ड्रग्स का धंधा आने वाले दिनों में कितना बढ़ेगा। क्योंकि पैसों की कमी से जूझ रहे तालिबान के पास पैसे कमाने का दूसरा कोई जरिया नहीं है और नूरजई ही उसकी आखिरी उम्मीद है। इधर दिल्ली के पास गुरुग्राम में गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई हुई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में प्रशासन ने गैंगस्टर के अवैध मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राज्य की कानून व्यवस्था और नक्सल समस्या से निपटने पर चर्चा हुई। बीसीसीआई ने बताया कि महिला आईपीएल की तैयारियों पर काम जारी है और अगले साल की शुरुआत में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। वहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए आतंकवाद के मुद्दे पर चीन को जमकर फटकार लगाई। असल में चीन पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को न सिर्फ बचाता है, बल्कि जब उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो उनके साथ खड़ा हो जाता है। कुछ रोज पहले ही यूएनएससी में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो लगा दिया था। यह प्रस्ताव भारत और अमेरिका की तरफ से लाया गया था। इसी तरह 2 महीने पहले चीन की वजह से संयुक्त राष्ट्र में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी रऊफ अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी गिर गया था। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये बड़ी बात चीन को सीधा सीधा बोला एस जयशंकर ने, क्या अहम माना जाए इसमें? किशोर, दुनिया के तमाम देशों की मौजूदगी में भारत ने आईना दिखाया है, चीन को फटकार तो लगाई है, नसीहत भी दिया है कि यूएनएससी के चैम्बर में, जहां खुद वो बोल रहे थे यूक्रेन का मौका था, यूक्रेन के मसले पे वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आईना दिखाया है चीन को। जिस तरह से भारत और यूएस की तरफ से संयुक्त तौर पे 3 आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने की जो कोशिश थी, उस पर चीन ने रोक लगाया था और ये साफ किया कि राजनीति का इस्तेमाल जवाबदेही से बचने के लिए नहीं करना चाहिए। तो चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी नसीहत और फटकार है। किशोर, शुक्रिया नीरज आपका। उधर तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां टोल के मुद्दे पर सत्ताधारी टीआरएस के सरपंच और टोल प्लाजा के कुछ कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि नसरुल्लाबाद गांव के टीआरएस सरपंच अपने परिवार के साथ वहां से गुजर रहे थे। आरोप है कि जब उन्हें टोल देने के लिए रोका गया तो वो भड़क गए और अपनी गाड़ी से उतरकर उन्होंने वहां तैनात टोल कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि टोल कर्मचारी ने गाड़ी को आगे बढ़ने से रोका तो कार में बैठे दोनों लोग बाहर निकले और टोल कर्मचारी से मारपीट की। हंगामा बढ़ा तो कुछ सुरक्षाकर्मी बीच बचाव के लिए वहां पहुंचे, लेकिन टीआरएस सरपंच और उनके साथ मौजूद व्यक्ति मारपीट पर उतारू दिखे और ऐसे में उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो गया। बताया गया कि जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला कि नसरुल्लाबाद गांव के टीआरएस सरपंच का टोल प्लाजा पर विवाद हो गया है, तो बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद टोल प्लाजा पर हंगामा बढ़ता चला गया। सुरक्षा कर्मियों ने लगातार हंगामे को शांत करने की कोशिश की, लेकिन टीआरएस सरपंच और उनके साथी टोल कर्मचारियों को यूं ही छोड़ने को तैयार नहीं दिखे। इस बीच गाड़ी में सवार महिलाएं भी निकल आईं, लेकिन बवाल थमता नहीं दिखा। काफी देर तक टोल प्लाजा पर हंगामा चलता रहा और मौका मिलते ही टोल कर्मचारी की पिटाई कर दी गई।
उसने भी अपने बचाव में मारपीट की। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस हंगामे के दौरान टोल प्लाजा को काफी नुकसान पहुंचा। इस बीच भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया। अमेरिका के केंद्रीय बैंक के ब्याज दरें बढ़ाने के फैसले का दुनिया भर के बाजारों पर असर हुआ और भारत का रुपया भी इससे अछूता नहीं रहा। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का ऐलान किया था। वहां के केंद्रीय बैंक ने अमेरिका में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए यह बड़ा ऐलान किया, लेकिन इसका असर यह हुआ कि दुनिया भर के निवेशकों को डॉलर में निवेश ज्यादा सुरक्षित लगने लगा। इसके अलावा एक दिन पहले के पुतिन के भाषण का असर भी बाजारों पर दिखने लगा। पूरी दुनिया में माना जाने लगा है कि यूक्रेन में चल रही जंग अब लंबी खिंचने के आसार हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि समुद्रों के रूट अभी लंबे वक्त तक ठप रहेंगे। अनाज से लेकर तेल तक का संकट लंबा खिंचेगा और दुनिया भर में मची आर्थिक उठापटक अभी थमने वाली नहीं है। इसका सीधा असर यूरो, येन और पाउंड जैसी हर करेंसी पर हुआ, जिसका भारत की आर्थिक सेहत पर बुरा असर हो सकता है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी का सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है और पेट्रोल डीजल के महंगा होने की वजह से जरूरत की हर चीज की कीमत बढ़ती है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का असर रुपए पर पड़ने में देर नहीं लगी। बाजार खुलने के कुछ ही देर में डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 51 पैसे तक लुढ़क गया। $1 की कीमत 80 रुपए 48 पैसे तक पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमजोर पहले कभी नहीं हुआ था। रुपए की कमजोरी इसके आगे भी चलती रही और डॉलर 81 रुपए के करीब पहुंच गया। सरकार की चिंता यह है कि अगर जंग और बढ़ी तो कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। अगर कच्चा तेल फिर से महंगाई का रिकॉर्ड बनाने लगा तो भारत पर इसका बड़ा असर होगा। महंगे कच्चे तेल और महंगे डॉलर की वजह से भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की बात रूस के साथ हुई कच्चे तेल की डील है। जिस वक्त पूरी दुनिया में महंगे तेल पर हाहाकार मचा है, उस वक्त रूस से भारत को सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है। माना जा रहा है कि कच्चे तेल पर भारत सरकार की नीति आर्थिक मोर्चे पर मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है। हालांकि महंगा डॉलर हर उस चीज पर असर डालेगा जिसे भारत इंपोर्ट करता है। उधर पंजाब के मोहाली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पुलिस ने 3 भाइयों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ पुलिस वाले 3 लोगों पर डंडे बरसाते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस के जवान कुछ लोगों से बातचीत करते दिखाई दिए। तभी देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस वालों ने लड़के के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने लड़के की पिटाई भी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने एक न सुनी और उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाते रहे। इस घटना में वो लड़का बुरी तरह घायल हो गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। लड़के ने आरोप लगाया कि पुलिस के जवान पार्क में जब 2 लोगों की पिटाई कर रहे थे तभी उसने वीडियो बना लिया था, जिसकी वजह से पुलिस वाले भड़क गए और उसकी भी पिटाई कर दी। इधर जेपी नड्डा ने तमिलनाडु का दौरा किया। तमिलनाडु दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मदुरई में अलग अलग क्षेत्र से जुड़े कई लोगों से मुलाकात की। यूपी के बरेली में चार्जिंग के दौरान एक इलेक्ट्रिक बस में धमाका हो गया, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर शाम को लेवर कप के डबल्स मुकाबले में उतरेंगे। इस मैच में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल उनके जोड़ीदार होंगे। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। शुरुआत में हुई मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों गुट एक दूसरे पर लाठियां बरसाने लगे, जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 गुट एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते दिखाई दिए। तभी एक गुट का एक आदमी जमीन पर गिर गया, जिसे देख दूसरे गुट के लोगों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया और उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि वो जैसे तैसे बचा और फिर उन लोगों से मुकाबला करने लगा। इस दौरान वहां कुछ महिलाएं भी मौजूद थीं जो झगड़े को शांत कराने की कोशिश करती दिखाई दी, लेकिन उनकी लोगों ने एक नहीं सुनी और एक दूसरे पर डंडे बरसाते रहे। इसी बीच एक आदमी ने एक बुजुर्ग के सिर पर लाठी से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो वहीं जमीन पर गिर गए। तभी कुछ लोग वहां मदद के लिए पहुंच गए। इस मारपीट में एक आदमी की मौत हो गई। आरोप है कि एक समुदाय का सरकारी जमीन पर कब्जा था, जिसकी शिकायत दूसरे समुदाय के लोगों ने वन विभाग से कर दी, जिससे दोनों समुदायों के बीच जमकर लाठियां चली। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां पेट्रोल पंप पर एक कार में अचानक आग लग गई, जिसे देखते ही वहां भगदड़ मच गई। वीडियो में दिखा कि आग के गोले में तब्दील हुई कार पेट्रोल पंप की 2 मशीनों के बीचों बीच थी, जिसकी वजह से लोगों का खौफ और बढ़ गया। वहीं उसके जलने से पूरा का पूरा पेट्रोल पंप काले धुएं से भर गया।
हालांकि आग लगते ही उसे बुझाने के लिए लोगों ने पहले पानी और रेत की मदद ली, लेकिन बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसने किसी तरह जलती कार पर काबू पाया। इस बीच चीन ने कोयले से उड़ने वाले हाइपरसोनिक विमान की टेस्टिंग की। हाइपरसोनिक विमान की खासियत यह है कि यह ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ सकता है। वैसे चीन के पास कई हाइपरसोनिक हथियार और लड़ाकू विमान पहले से हैं, लेकिन अब वो ये तकनीक यात्री विमानों में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। यानी उसकी तैयारी है कि उसके विमान ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़कर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, जिसके लिए वो ईंधन के तौर पर कोयले का इस्तेमाल करेगा। यानी चीन कोयले से हाइपरसोनिक फ्लाइट उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है। चीन के एक रिसर्चर ने दावा किया कि हाइपरसोनिक विमानों में कोयले और एथिलीन का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ज्यादा ऊर्जा पैदा होगी, यानी उड़ान का खर्च कम आएगा। लेकिन परेशानी यह है कि पिछले कुछ समय से कोयला संकट से जूझ रहा है। पिछले साल तो शी जिनपिंग ने औपचारिक तौर पर कह दिया था कि कोयले की खपत कम की जाए, लेकिन अब वही चीन कोयले से विमान उड़ाने का प्लान बना रहा है, क्योंकि उसकी दलील है कि एथिलीन और कोयला मिलकर ऐसा मिक्सचर बनाते हैं कि विमान कम ईंधन में ज्यादा उड़ान भर सकता है। वैसे चीन ने अभी केवल एक विमान को कोयले से उड़ाने की टेस्टिंग की है और उसका ये लंबा चौड़ा प्लान हकीकत में बदलना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज ईरान में हिजाब पर जारी बवाल पर। खबर है कि अमेरिका ने ईरान की मोरालिटी पुलिस पर बैन लगा दिया है। ईरान ने हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं पर नजर रखने के लिए पुलिस का यह गश्ती दल बनाया। आरोप है कि इसी गश्ती दल ने पिछले दिनों 22 साल की लड़की महसा अमीनी को हिरासत में लिया था और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आई। इन प्रदर्शनों का अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुलकर समर्थन किया, जिसके बाद अमेरिका ने लड़की की मौत के लिए ईरान की मोरालिटी पुलिस को जिम्मेदार ठहरा दिया और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उसे अपने प्रतिबंधों की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या पता चल रहा है इस पर? देखिए किशोर, वैसे भी अमेरिका ने कई तरीके के प्रतिबंध पहले ही लगा रखे हैं, कई तरीके के सैंक्शन पहले भी लगा रखे हैं, लेकिन ये एक नए तरीके का सैंक्शन है और इसमें अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके तौर पर ये बात साफ की है कि जिस वक्त अमीनी का टेंशन हुआ उस वक्त तेहरान के जो मोटरसाइकिल पुलिस के जो हेड थे उसके अगेंस्ट जो है ये है। साथ ही कई और ऐसे जो सीनियर लीडर हैं जो कि इनके मिलिट्री सिक्योरिटी रेजिस्टेंस फोर्स, आर्मी ग्राउंड फोर्स, लॉ एनफोर्समेंट, इनको जो है सैंक्शन की लिस्ट में रखा है। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि अगर अमेरिका में कुछ काम करते हैं या उनके एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है सैंक्शन में, जब गेम सैंक्शन होते हैं तो उसी के तहत जो है अभी फिलहाल अमेरिका ने कहा है और अब देखना होगी सैंक्शन और किस चीज है आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा। शुक्रिया संदीप आपका। इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने हथियार जब्त किए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने सीमा के पास सर्च ऑपरेशन चलाया और वहां आतंकियों के छिपाए कुछ हथियारों को जब्त कर लिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। महाराष्ट्र के पुणे में बीच सड़क पर एक ऑटो ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस वाले के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। उधर खबर है कि पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का एक मिशन अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, जिसका मकसद अंतरिक्ष में तैर रहे भारी भरकम उल्का पिंडों को पृथ्वी के लिए खतरा बनने से रोकना है। और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पिछले साल नवंबर में छोड़ा गया नासा का स्पेसक्राफ्ट अपने टारगेट के करीब पहुंच चुका है। खबर है कि 26 सितंबर को यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से करीब 1 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद डिमॉर्फस नाम के उल्का पिंड से टकराएगा और इस टक्कर के दौरान स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। नासा को उम्मीद है कि यह जोरदार टक्कर उल्का पिंड का रास्ता बदल देगी और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में किसी भी उल्का पिंड को पृथ्वी से टकराने से रोका जा सकेगा। और नासा ने इस मिशन को डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट नाम दिया है, जिसके तहत पिछले साल 24 नवंबर को 3 मोटरसाइकिल के बराबर आकार वाले एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट को जिस उल्का पिंड से टकराना है वो करीब 170 मीटर चौड़ा है और पृथ्वी से टकराने पर भारी तबाही मचाने की ताकत रखता है, क्योंकि अगर कोई 100 मीटर का उल्का पिंड भी धरती से टकराता है तो एक पूरे महाद्वीप पर तबाही मचा सकता है। और नासा ने डिमॉर्फस उल्का पिंड को इसलिए चुना क्योंकि ये डिडिमॉस नाम के बड़े उल्का पिंड का हिस्सा है जिसके इसी साल धरती के करीब से गुजरने का अनुमान है। इस मिशन की लागत करीब $32 करोड़, मतलब भारतीय रुपयों में करीब 2,600 करोड़ है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान अपने लोगों को मच्छरों और उनसे होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए भारत से 71 लाख मच्छरदानियां खरीदेगा।
क्योंकि भीषण बाढ़ के बाद अब वहां मलेरिया के कहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान के लोगों के पास मच्छरों से बचाव करने के लिए मच्छरदानी तक नहीं है। असल में पिछले 2 महीने से पाकिस्तान भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। सैलाब की वजह से वहां 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब बाढ़ के बाद मच्छरों से होने वाली बीमारियों ने वहां कहर बरपाना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से मरने वालों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालात सिंध और बलूचिस्तान प्रांत के हैं। और इस मुश्किल घड़ी में एक बार फिर पाकिस्तान को भारत की याद आई है। खबर है कि इस मुसीबत से निकलने के लिए पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहबाज सरकार से भारत से मच्छरदानी खरीदने की इजाजत मांगी है, क्योंकि वहां बाढ़ के पानी की वजह से मलेरिया तेजी से अपने पांव पसार रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पिछले 2 महीनों में 2 लाख लोग मलेरिया का शिकार हो चुके हैं। लेकिन परेशानी यह है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पास अपने लोगों को मच्छरों से बचाने के लिए संसाधन तक नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 26 जिलों में 71 लाख मच्छरदानियों की तत्काल जरूरत है। यही वजह है कि वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहबाज सरकार से भारत से मच्छरदानी खरीदने की मंजूरी मांगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत से मच्छरदानी खरीदने की इजाजत दी है या नहीं। उधर अमेरिका में हुए एक विमान हादसे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। प्लेन सैकड़ों यात्रियों के साथ उड़ान भर रहा था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन से चिंगारियां निकलने लगी और ये चिंगारियां इतनी तेज निकलने लगी कि जमीन पर मौजूद लोगों ने प्लेन का वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन में आग लग गई हो। प्लेन से निकली चिंगारियां जमीन पर गिरने लगी, जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बताया जा रहा है कि ये प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस का था और अमेरिका से ब्राजील जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन में खराबी आ गई। यात्रियों की जान पर आफत आई तो फौरन प्लेन को लैंड कराने का ऑपरेशन शुरू किया गया। प्लेन ने अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के 1.5 घंटे बाद पायलट ने प्लेन को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ही लैंड करवा दिया। किसी भी यात्री को या विमान के स्टाफ के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्लेन के पायलट की भी खूब तारीफ हो रही है। जब तक चुप रहता है वो आसान दिखाई देता है, जब तक चुप रहता है वो आसान दिखाई देता है, बात शुरू हो जाए तो तूफान दिखाई देता है। 100 बात की एक बात रही कही ज़हीर ने, वो जो अपने घर मुझको मेहमान बनाकर लाया है वो खुद ही अपने घर में मेहमान दिखाई देता है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।